नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 1 से रिलेटेड जो पेपर 1 का आपका सिलेबस है जीएस जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेट डे पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। तो कल हम पेपर 2 का किए थे, आज पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और जो सिलेबस है सिलेबस से ही रहेगा, और इन दिनों जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जरूर देखिए अंत तक। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभियान मेरी पॉलिसी मेरा हाथ निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? देखिए, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना सरकार का, भारत सरकार का योजना हो या किसी भी राज्य सरकार की योजना हो दोस्तों, कम से कम आपको तो भारत सरकार का और बिहार सरकार की योजनाएं के बारे में पता होना चाहिए, जो सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं रहती है जो लॉन्च करती है। ओके, जैसे हाल ही फिलहाल में जो आपका उज्ज्वला योजना दोस्तों, उज्ज्वला योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम में, और प्रधानमंत्री ने अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों, उसका जो है 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। उसकी 12वीं किस्त अभी जारी की गई है, 12वीं किस्त हाल ही फिलहाल में जारी की गई है। ओके, उसमें क्या है तो 2,000 रुपया की 3 किस्त सालाना सरकार देती है, भारत सरकार देती है। ओके, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से था। यहाँ हमसे पूछा है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से, या सौभाग्य योजना से। तो ये रिलेटेड है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत है कि किसान का फसल किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा में क्षति हो जाता है, बाढ़ से हो सकता है, सूखा के कारण, तो सरकार उसको कुछ पैसा मुहैया कराती है। ओके, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में तारापुर शहीद स्मारक का उद्घाटन किया, जो बिहार के कौन से जिले में स्थित है? देखिए, तारापुर शहीद स्मारक, ये तारापुर शहीद स्मारक दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर जिले में है। ये क्या हुआ था 1900 पीरियड हमको सही में से ध्यान नहीं है दोस्तों, ये क्या हुआ था 1935 के आसपास आई थिंक, कि 34 लोग दोस्तों एक साथ शहीद हो गए थे। मुंगेर में 34 लोग झंडा फहराने गए थे, और ब्रिटिश जो उस समय गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मुंगेर के, उन्होंने, हो सकता है झगड़ा वगैरह हो गया होगा, तो उसमें क्या हो गया, एक साथ 34 लोग शहीद हो गए थे। तो उसी के याद में तारापुर शहीद स्मारक बनाया गया है। कहाँ पर? मुंगेर में। और नीतीश कुमार जी ने बोला है कि 15 फरवरी को प्रत्येक साल बिहार में इन तारापुर शहीद स्मारक के पास आपका जो है राजकीय महोत्सव वगैरह आयोजित किया जाएगा। ओके, तो 15 फरवरी याद रखिएगा, 15 फरवरी को मुंगेर में तारापुर शहीद स्मारक, ये घटना हुई है, इस बार की है, और इसी बार से स्टार्ट हुआ है, तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। जो भी चीज़ पहली बार होता है तो एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। जैसे इस बार आपका कई सारा दिवस जो है, जैसे आपका हो गया दोस्तों 16 जनवरी को स्टार्टअप डे स्टार्ट हुआ है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये तो शायद पिछले ही बार स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 5 अक्टूबर को प्रत्येक साल अब डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेशनल डॉल्फिन डे कब से मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। 26 दिसंबर को, सॉरी दोस्तों, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ये इसी बार से मनाने का ऐलान किया गया है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम में एलईडी मॉनिटर है। कंप्यूटर सिस्टम में आपने एलईडी के बारे में देखा होगा, या एलईडी का बल्ब तो यूज़ हम सभी करते हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? देखिए, मार्च 2022 में कौन सा कंट्री है जिसने अपना सेकंड सैटेलाइट नूर 2, एक तो नूर है, एक होता है नूरी, आपको दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नूर 2 जो उपग्रह है दोस्तों, इसको ईरान ने लॉन्च किया है। किसने? ईरान इसको लॉन्च किया है। ओके, और नूरी का भी पूछ देगा तो वो किया है आपका साउथ कोरिया। नूरी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया। और नूर कहेगा तो ईरान। ओके, तो ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जिसमें नम्यता के साथ साथ उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है? देखिए, निम्न कोटि का भूरा कोयला, आपको लगेगा निम्न कोटि का भूरा कोयला, आप तो कोयला के कोल के बारे में सभी जानते हैं कि एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है दोस्तों। सबसे मतलब जो निम्न कोटि का होता है पीट होता है, लेकिन जी नहीं, आंसर क्या होगा हमारा? लिग्नाइट होगा। क्यों? देखिए, जिसमें नम्यता के साथ साथ उच्च मात्रा में नमी भी पाई जाती है। तो नमी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो आपका लिग्नाइट में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? लिग्नाइट। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा है लिग्नाइट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए लिग्नाइट कोयला जिसे अक्सर भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है। देखिए भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है किसको? लिग्नाइट को। सबसे कम कार्बन मात्रा वाला कोयले का निम्न कोटि में के अंतर्गत आता है। ऑब्वियसली कार्बन कंटेंट इसमें बहुत कम है। यह अपने कम तापमान और उच्च नमी मात्रा के कारण ज़्यादातर ऊर्जा उत्पादन में कार्यरत है। बिटुमिनस कोयला एक ऐसा कोयला है जो रैंक के संदर्भ में उप बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के बीच में आता है। ऑब्वियसली एंथ्रासाइट के नीचे ही आता है। बिटुमिनस कोयला का उच्च तापमान होता है और इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजली उत्पादन और इस्पात उत्पादन के लिए किया जाता है। जब पहली बार बिटुमिनस कोयले का सामना करना पड़ता है तो यह अवरुद्ध और चमकदार और चिकना दिखाई देता है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर पतली बारी बारी से चमकदार और निष्क्रिय पत्थरों का होता है। ओके, तो याद रखिएगा कौन है हमारा आंसर दोस्तों? लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडोनेशिया है, भारत है, चीन है या कोलंबिया है? तो नारियल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दोस्तों आपका इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। 17.1 मिलियन टन नारियल उत्पादन के साथ इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। ओके, कुछ और कंट्री नारियल उत्पादक देश के रूप में फिलीपींस इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। मतलब इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस सेकंड बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत विश्व के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश के रूप में तीसरा सबसे बड़ा देश है और इंडिया का जो कह सकते हैं क्रम है थर्ड है। फर्स्ट आपका इंडोनेशिया, सेकंड फिलीपींस, थर्ड है इंडिया है। 2019 में उत्पादन 2.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र के साथ न था। कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन है, चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका चाइना है और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों भारत है। ओके, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना है। ब्राज़ील और वियतनाम के बाद कोलंबिया दुनिया में कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील और वियतनाम, ऑब्वियसली कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में तो एक बंदरगाह का भी नाम है सेंटोस बंदरगाह, जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से ही जानते हैं। ओके, और उसके बाद कौन है? वियतनाम। तो ब्राज़ील और वियतनाम के बाद कोलंबिया दुनिया में कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब कॉफ़ी में अगर पूछ दे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है तो ब्राज़ील, सेकंड पे आपका वियतनाम, थर्ड पे कोलंबिया। भारत कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है और चूंकि कॉफ़ी भारत में चाय जितनी लोकप्रिय नहीं है, देश का 80% कॉफ़ी उत्पादन निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मुख्य खरीदार यूरोप और रसा है। भारत में लोग अधिकतर चाय पसंद करते हैं। ओके, और कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो भारत का जो अधिकतर कॉफ़ी है आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए दांडी यात्रा सबसे पहले दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को। आपको पता होगा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था और कहाँ जाके एंड हुआ था आपका? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँच के वहाँ पर नमक गांधी जी स्वयं बनाए थे अपने हाथों से और नमक कर को तोड़ा था। तो उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या लॉन लिथगो? तो लॉर्ड इरविन था दोस्तों। आपको पता होगा कि लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली पैक्ट, उसको क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको हम दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें यही हुआ कि जो गांधी जी का मांग था कि जो पॉलिटिकल प्राइजनर है, जो भी पॉलिटिकल प्राइजनर उसको आप छोड़ दीजिए, और इरविन ने इनको बोला था कि आप गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भाग लीजिए, क्योंकि प्रथम जो गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका परिणाम कुछ नहीं निकला था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ऑलराइट, सेकंड में गांधी जी स्वयं जाते हैं, लेकिन उसका भी कुछ परिणाम नहीं निकलता है। ओके, और 5 मार्च 1931 को ध्यान रखिएगा, ये गांधी इरविन पैक्ट होता है। और 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है इसी गांधी इरविन पैक्ट के बाद। ओके, तो जब दांडी यात्रा शुरू हुआ तो उसमें कौन थे यहाँ के वायसराय? तो लॉर्ड इरविन थे। ऑलराइट, देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन। लॉर्ड इरविन कब से कब तक रहे? तो 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे, 26 से 31 तक। ठीक है, उनके समय में जो भारत में प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1927 में साइमन कमीशन बना था और 1928 में आया था। दांडी की घटना 1930 में हुई थी, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1931 तक। हम बताए दोस्तों आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चल रहा था। ओके, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट कर दिया था।
गांधी ने इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको बताया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1931 तक चला था, जिसमें कांग्रेस चूंकि पार्टिसिपेट नहीं लिया था तो उसमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि इंडिया को जो उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस का बात लगभग सब मानता था। ओके, तो उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं लिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक भारत के वायसराय रहे, मतलब जब इरविन चला गया तब। उनके अधीन भारत में कुछ प्रमुख घटनाएं। इसके शासनकाल में पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट आपको याद होगा यरवदा जेल में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। उनके समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों, तो यही लॉर्ड विलिंगटन के टाइम में। कुछ और देखिए, उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। इसके अधीन जो प्रमुख घटनाएं हैं, पहला तो प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। प्रोविजंस में जो है उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, जिसको गांधी जी ने ऑड डेटेड चेक बोल दिया था, ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही स्टार्ट हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। फिर है लॉर्ड रीडिंग, ये 1921 से 26 तक भारत के वायसराय रहे थे। मतलब इरविन से पहले लॉर्ड रीडिंग रहे और इरविन के बाद वेलिंगटन और वेलिंगटन के बाद आपका लॉर्ड लिनलिथगो। थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कोई टाइम दे दिया आपको कि 1920 से 21 के आसपास, मान लीजिए उसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें आपका वायसराय कौन था। जब स्वराज पार्टी बना उसमें वायसराय कौन था। आपका दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ तो उसमें वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन उसमें वायसराय कौन था। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 21 से 26 तक थे। इसका दिन क्या क्या हुआ, तो चौरी चौरा घटना उसके समय में हुई थी। उसके समय में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। देखिए चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसी के समय हुआ था। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, इसी के समय। और 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। ओके, कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में हुआ था, इसी के समय में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है। दोस्तों हैजा मतलब कॉलरा। कॉलरा किसके कारण होता है, कॉलरा डिजीज जो है किसके कारण होता है। इसका मतलब वेक्टर कौन है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, विषाणु है या कवक है। मतलब हैजा जो कॉज होता है कॉलरा, इसका पैथोजन कौन है। तो आप जानते हैं हैजा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। हैजा दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज है। विब्रियो क्लोरी बैक्टीरिया जिसके कारण आपका कॉलरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, जीवाणु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया। देखिए हैजा एक जीवाणु के कारण होता है। ओके, बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अगर आपका फूड हो सकता है पोल्यूटेड हो, या वाटर आपका पोल्यूटेड हो, या कंटामिनेटेड हो, तो उससे फैल सकता है। ठीक से पका हुआ खाना खाने और उबलता हुआ पानी पीने से इसे रोका जा सकता है। मतलब भोजन जो है पका हुआ ही अच्छे से पका के खाना चाहिए और बॉइलिंग वाटर पीना चाहिए। जीवाणु का नाम है आपका विब्रियो क्लोरी। संचरण का तरीका, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो कोई व्यक्ति जीवाणु से दूषित पानी पीने का भोजन खाने से संक्रमित हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई विब्रियो क्लोरी से इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड वाटर ले ले, या अगर फूड मतलब खाना खा ले तो उससे ये फैल सकता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा इंटेस्टाइन इसमें प्रभावित होता है। इसके अलावा कुछ देखिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है आपका, मलेरिया, इसका जो इफेक्टेड RBC को प्रभावित करता है मलेरिया। कालाजार आपका ये बोन मैरो को इफेक्ट करता है। स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी, इसका जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज हो सकता है, तो टाइफाइड, ये आपको इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और टाइफाइड के लिए दोस्तों विडाल टेस्ट, कभी आपने पढ़ा होगा, विडाल टेस्ट से क्वेश्चन आता है, तो टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। टीबी, क्षय रोग, लंग्स को इफेक्ट करता है। डिप्थीरिया, इसका जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। प्लेग, ये आपको फेफड़े दोनों और पैरों के बीच का क्षेत्र को। काली खांसी, इसको वॉफिंग कफ भी कहते हैं, इसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही प्रभावित करता है। विषाणु जनित, मतलब वायरस के कारण होने वाला रोग। एड्स है आपका, इसमें आपका रक्षात्मक प्रणाली जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, ओके, इम्यून सिस्टम को ही, मतलब ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है आपका एड्स। तो ये इम्यून सिस्टम को गड़बड़ करता है। WBC को मतलब खत्म कर देता है।
डेंगी फीवर आपको हो सकता है, डेंगी अभी जो चल रहा है डेंगी वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा डेंगी जो है वायरस के कारण होता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, और डेंगी जो है आपका ये वायरल डिजीज है। पोलियो वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, आपको पूरे शरीर को इन्फेक्ट करता है। छोटी माता चिकन पॉक्स, चेचक, रेबीज, रेबडो वायरस के कारण होता है कुत्ते के काटने से, तो वो आपका वायरल डिजीज है। फंजाई के कारण कुछ डिजीज आपका दमा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, एथलीट फुट हो सकता है, और खुजली वगैरह जो होता है ये आपका फंजाई के कारण होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलामाइट एक अयस्क है, ओर से भी दोस्तों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो आपका ओर है, कुछ आयरन का ओर हो सकता है, कैल्शियम का ओर है, मैग्नीशियम का ओर है, सिल्वर का ओर है, ओर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट आपने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो डोलामाइट आपका या तो कैल्शियम आंसर होगा या मैग्नीशियम होगा, जो आंसर हो जाए दोस्तों, जो ऑप्शन होगा वही टिक मारेंगे। देखिए कैल्शियम नहीं तो क्या होगा, मैग्नीशियम। तो डोलामाइट किसका ओर है? मैग्नीशियम का ओर है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, आसान क्वेश्चन था। डोलामाइट किसका ओर है? मैग्नीशियम का। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका ओर है? तो आयरन का ओर है, जरूर ध्यान रखें। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आता है कि पिच ब्लेंड जो है किसका ओर है? तो पिच ब्लेंड आपका है यूरेनियम का। पिच ब्लेंड है आपका किसका? यूरेनियम का ओर है पिच ब्लेंड। ओके, नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनाया गया? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी कहते हैं दोस्तों, ब्लैक पैगोडा। ओके, ये कहाँ पर है? कोणार्क में है, उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा किस राजा के समय में बनाया गया? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे कंबोडिया का जो मंदिर है, अंकोरवाट का, कंबोडिया में जो अंकोरवाट का मंदिर है उसको किसने बनाया है? तंजावुर में जो चोल राजा जो बनाया था दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, उसको किसने बनवाया था? अक्सर क्वेश्चन जो है आपका इधर मध्य प्रदेश में जो है चंदेल शासकों ने बनाया था खजुराहो का टेम्पल, उसको किसने बनाया था? ये क्वेश्चन सब अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर आपका नरसिंहदेव फर्स्ट, नरसिंहदेव फर्स्ट दोस्तों गंगवंश के शासक थे नरसिंहदेव फर्स्ट, इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, इन्होंने बनाया था। ओके, और कोणार्क का सूर्य मंदिर पहला मंदिर है भारत का 100% दोस्तों, 100% सौर ऊर्जा से संचालित, 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर अगर पूछते तो ये भी आपका कोणार्क मंदिर का, उड़ीसा। ऑलराइट, जरूर ध्यान रखें। देखिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव फर्स्ट द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 13वीं सदी में बनाया गया था ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। 1250 के आसपास है तो 13वीं सदी ही होगा। हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मंदिर परिषद में विशाल पहियों और घोड़ों के साथ 100 फीट ऊंचा रथ है जो मुख्य रूप से खंडहर में है। इस मंदिर परिषद को इसकी स्थापत्य महानता के लिए और मूर्तिकला के काम के परिष्कार और बहुतायत के लिए 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया 1984 में। ओके, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, हमने पहले भी बोला था आपको। 13वीं सदी में निर्मित कोणार्क, ये भी क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि किस सदी में? तो 13वीं सदी में। 13वीं सदी में निर्मित कोणार्क मंदिर का कल्पना सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में की गई थी, जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़े उत्कृष्ट अलंकृत पहिए थे। मंदिर कलंग वास्तुकला, विरासत, विदेशी समुद्र तट और प्रमुख प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत मिश्रण है। यह प्राचीन स्मारक और प्राकृतिक स्थल और अवशेष अधिनियम और इसके नियम द्वारा भारत ढांचे मंदिर कलिंग भारत ढांचे के तहत संरक्षित है, मतलब जो एक्ट है उसके तहत संरक्षित। ये देखिए दोस्तों आपका कोणार्क का ये सूर्य मंदिर है, ब्लैक पैगोडा इसको बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तंजावुर चित्रकला को सर्वप्रथम किस साम्राज्य ने संरक्षण दिया था? तंजावुर चित्रकला को किस साम्राज्य ने दोस्तों आपको इसको संरक्षण दिया था? देखिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है दोस्तों कि है चोल शासक, विजयनगर या पल्लव या चालुक्य। तो तंजावुर जो चित्रकला है इसको सर्वप्रथम सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य ने इसको मतलब संरक्षण प्रोवाइड किया था। ओके, इसके बारे में और खास बात देखते हैं। देखिए तंजावुर कला रूप पहली बार विजयनगर राज्य के नायकों के संरक्षण के रूप में दिखाई दिया, जो कला, संस्कृति और नृत्य के उत्साही प्रेमी हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय हिंदू देवी देवता है। ये पेंटिंग शोले के लेप द्वारा प्रतिष्ठित हैं। शिवाजी द्वारा बीजापुर राज्य पर कब्जा करने के बाद कला रूप ने मराठा साम्राज्य के तहत अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। भोंसले वंश के अंतिम शासक
सरफोजी द्वितीय भोंसले के शासनकाल के दौरान तंजावुर चित्रकला में महान नवाचार हुए और यह अपने चरम पर पहुंच गया। ओके, तो सबसे पहले अगर पूछे किसने इसको संरक्षण दिया तो विजयनगर साम्राज्य ने। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? कुछ आपको क्लासिकल डांस दिया हुआ दोस्तों, टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, इसमें से आपका साउथ इंडिया से कौन रिलेटेड नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, पहला है कथकली, दूसरा है कथक, थर्ड है भारतनाट्यम और फोर्थ है मोहिनीअट्टम। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है तो केरल का क्लासिकल डांस है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, और कथक ये उत्तर भारत का, आपका ये उत्तर प्रदेश वगैरह जो है इसमें क्या है तो कथक यहाँ प्रचलित है। कथक के जो फेमस डांसर थे दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया, तो ये थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो साउथ इंडिया से कौन रिलेटेड नहीं है तो आपका कथक है। ऑल राइट, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में विपणन काल 2021-22 में 50 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी? देखिए, किसके एमएसपी में, किस रबी फसल के एमएसपी में 50 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी? तो ये आपका आंसर है गेहूं। किसमें दोस्तों? गेहूं के जो गेहूं एक प्रकार का रबी फसल ही है, जौ, सरसों, गेहूं, चना ये सब आपका रबी फसल है। तो गेहूं में आपका 50 रुपये प्रति क्विंटल आपको 2020-21 में आपको वृद्धि की गई। ध्यान रखिएगा, 2021-22 में 50 प्रति क्विंटल इसमें वृद्धि किया गया है। ओके, तो गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक बार इससे क्वेश्चन आता ही है, रामसर साइट से या रामसर कन्वेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन ये स्टार्ट हुआ था कब? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर ये इसी को रिलेटेड वेटलैंड के कंजर्वेशन है, मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसमें क्या था, दुनिया में जहाँ भी जगह वेटलैंड जहाँ भी है उसको मतलब एक प्रकार से उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो 2 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। ओके, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस आपसे ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं तो 2 फरवरी को। ओके, तो देखिए हमसे पूछा है कि रामसर प्रस्ताव या रामसर संधि, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से, आपका जो है वेटलैंड के कंजर्वेशन से। हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बिहार में जो एक वेटलैंड है उसका नाम क्या था? कांवर झील। कांवर झील जो आपका ये आपको वेटलैंड उसको घोषित किया जा चुका है 2020 में, तो बिहार में भी एक है आपका कांवर झील। ओके, देखिए रामसर प्रस्ताव संधि या रामसर कन्वेंशन, रामसर ईरान में 1971 में हस्ताक्षरित मतलब साइंड आर्द्रभूमि पर परिपाटी, जिसे रामसर परिपाटी कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। ओके, जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रूपरेखा प्रदान करती है। आर्द्रभूमि एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके पास स्वयं एक समर्पित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता रामसर परिपाटी है। वर्तमान परिपाटी के लिए 171 अनुबंधित पक्ष हैं जिसमें 2414 आर्द्रभूमि स्थलों के साथ। ये सब हमारे काम का नहीं है दोस्तों, आप तो बस ये ध्यान रखिए कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। टोटल भारत में अब कितना है तो 75 रामसर साइट है। अभी तक भारत में कितने रामसर साइट है तो टोटल 75 रामसर साइट है। इस बार 2022 में तो बहुत सारे रामसर साइट को ऐड किया गया है, क्योंकि इस बार हम लोग ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है और अभी चल ही रहा है, तो इसलिए 75 रामसर साइट है, आप उस हिसाब से उसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस खिताब जीता है? थॉमस, सबसे पहली बात तो थॉमस कप किस में जीता होता है तो ये आपका बैडमिंटन का एक कप है दोस्तों। बैडमिंटन थॉमस कप हो या उबेर कप हो, ये बैडमिंटन का एक कप है। तो पहला थॉमस कप किसने जीता है तो भारत ने जीता है दोस्तों। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया 14 बार की थॉमस कप की विजेता थी दोस्तों, उसको हराकर भारत ने पहली बार अपना पहला थॉमस कप जीता है। तो याद रखिएगा, इंडिया ने थॉमस कप जीता है 15 मई 2022 को, पहला थॉमस कप। और उबेर कप पूछ दें तो उबेर महिलाओं खेलती है, और उबेर कप जो है महिलाओं से रिलेटेड है, थॉमस कप मेल से रिलेटेड है, बैडमिंटन टीम से। ओके, उबेर कप आपका साउथ कोरिया जीता है चाइना को हराकर। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने बैंकॉक में फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को, 14 बार का जो चैंपियन था इंडोनेशिया को दोस्तों, और ये फाइनल मैच कहाँ होता था बैंकॉक में। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि इसका मतलब फाइनल मैच कहाँ होता तो बैंकॉक में, थाईलैंड में। 3-0 से हराकर 15 मई 22 को अपना पहला थॉमस कप का खिताब जीता था। ओके, विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने
देखिए विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक, विश्व चैंपियनशिप में जो लक्ष्य सेन है, आपने ऑल इंडिया बैडमिंटन के सबसे चैंपियन है आपका लक्ष्य सेन। इस लक्ष्य सेन ने पहले पुरुष एकल में इंडोनेशिया के एंथनी सिनुस्का गिटिंग को इतना हराकर 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत इससे पहले 52, 55 और 79 में थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। मतलब इससे पहले अभी तक भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था, और ये भारत का पहला थॉमस कप मतलब जो पहली बार जीता है। थॉमस कप, जिसे कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के सदस्य देशों की प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों का एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ओके, चैंपियनशिप 1982 से हर 2 साल में आयोजित की जाती रही है। उबर कप, देखिए उबर कप पहली बार 1956-97 में आयोजित विश्व महिला टीम चैंपियनशिप है। ये महिलाओं का दोस्तों बैडमिंटन का एक चैंपियनशिप है, याद रखिएगा उबेर कप। उबेर कप किसने जीता है? तो साउथ कोरिया, चाइना को हराकर। और थॉमस कप आपका इंडिया जीता है पहली बार इंडोनेशिया को हराकर, जो कि 14 बार की चैंपियन थी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के बजट से है, सॉरी सेंट्रल बजट है। सेंट्रल बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राजकोषीय घाटा, जो आपका फाइनेंशियल डिफिसिट होता है, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? जो फाइनेंशियल इस पर केंद्रीय बजट है 2022-23 का, इसमें जो राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है लगभग? तो 6.4% है। कितना है दोस्तों? 6.4%। देखिए दोस्तों 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा GDP है उसका 6.4% होने का अनुमान है। ये डाटा याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में। जो पिछली साल घोषित राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग के अनुरूप है, जो 2025-26 तक 4.5% होने से नीचे के स्तर तक पहुँचने के लिए है। ओके, 22-23 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा 16,61,96 करोड़ रुपये के होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो जब सरकार अपनी कुल आय से अधिक खर्च करती है तो ऐसी स्थिति को राजकोषीय घाटा का, तो ऑब्वियसली आप जब डेफिसिट में कब जाते हैं? जब खर्च ज़्यादा कर देते हैं, आपके पास पैसा कम हो तो आप घाटे में चले जाते हैं। इसकी गणना कुल व्यय से कुल आय को घटाकर की जाती है। जो आपका कुल व्यय है और कुल आय है उससे घटाकर की जाती है, या तो निरपेक्ष रूप से GDP सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 6.4 हमारा जो फाइनेंशियल डिफिसिट है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1967 में अशोक चक्र सेकंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1967 में देखिए अशोक चक्र जो सेकंड है, अशोक चक्र सेकंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपका है अशोक चक्र या कृति चक्र या शौर्य चक्र या वीर चक्र। तो अशोक चक्र सेकंड का नाम दोस्तों बदलकर कृति चक्र क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? तो कृति चक्र। ओके, देखिए दोस्तों 1967 से पहले कृति चक्र को अशोक चक्र द्वितीय के रूप में जाना जाता था। 1967 से पहले जो कृति चक्र इन दोनों दिया जाता है उसको अशोक चक्र सेकंड के नाम से जाना जाता था। कृति चक्र एक भारतीय सेना अलंकरण है जो युद्ध के मैदान में वीरता, बहादुरी या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह नागरिकों के साथ साथ सैन्य सदस्यों को भी दिया जा सकता है और इसे मरणोपरांत दिया जा सकता है। मतलब मरणोपरांत भी दिया जाता है और नागरिकों के साथ साथ सैन्य सदस्यों को भी दिया जाता है। ऑल राइट, तो अशोक चक्र सेकंड का नाम क्या कर दिया गया? कृति चक्र, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, इब्न बतूता की रहला किताब किस भाषा में लिखी गई थी? इब्न बतूता, सबसे पहले तो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है एक मोरक्को का यात्री था दोस्तों। ये यात्री था, विदेश का था। ये किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों समय में ये आया था। ओके, तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, इसके समय में आया था इब्न बतूता, मोरक्को से आया था। ओके, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम रहला लिखा था, सफ़रनामा लिखा था। ओके, तो हमसे पूछा है कि रहला किताब किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए रहला किताब जो है इसने अरबी भाषा में लिखा था। किसमें? अरबी भाषा में। देखिए दोस्तों इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रहला कहा जाता है, जिसे अरबी भाषा में लिखी गई है, यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है। इस मोरक्को यात्री का जन्म तांजियर में इस्लामिक धार्मिक कानून या शरीयत में अपनी विशेषता के लिए जाने जाने वाले सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से हुआ था। ये मोरक्को यात्री था आपका इब्न बतूता। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इब्न बतूता मध्य एशिया से होते हुए भूमि की यात्रा करते हुए 1333 में सिंध पहुंचा। सेंट्रल एशिया से आपका जो ये ट्रेवल करके यहाँ सिंध पहुंचा था। सुल्तान उसकी बुद्धता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बहुत ज़्यादा स्कॉलर था इब्न बतूता, उससे मतलब खुश होकर इसको दिल्ली का काजी कह सकते हैं या न्यायाधीश उसको नियुक्त किया था। इब्न बतूता की प्रतिनिधित्व की रणनीतियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से स्पष्ट है जिसमें
उसने नारियल और पान का वर्णन किया, 2 प्रकार के पौधे जो उसके दर्शकों के लिए पूरी तरह से अपरिचित थे। इवन बतूता ने अत्याधुनिक आबादी के साथ साथ दिल्ली को भारत के सबसे बड़े शहर में से एक के रूप में वर्णित किया था। दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है भी कम नहीं था और आकार में आसानी से दिल्ली को टक्कर देता था। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजा ने स्पष्ट रूप से विशेष उपाय किए। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और अतिथि गृह की अच्छी आपूर्ति थी। इवन बतूता डाक प्रणाली की दक्षता से भी चकित था, जिसने व्यापारियों को न केवल सूचना भेजने और लंबी दूरी तक क्रेडिट भेजने की अनुमति दी, बल्कि कम समय में आवश्यक सामान भेजने की भी अनुमति दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जितना भी कप है दोस्तों, आपका रणजी ट्रॉफी हो सकता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, ईरानी कप होता है, उसके बाद आपका डूरंड कप है, अभी थॉमस कप, उबेर कप के बारे में हम चर्चा किए हैं। सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस खेल से संबंधित है, और उससे रिलेटेड अगर कोई हाल फिलहाल में मैच हुआ तो उसका विजेता कौन था, उपविजेता कौन था, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। कम से कम करंट का जो भी है वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी है, टेनिस है, हॉकी है या वॉलीबॉल? तो दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड है आगा खान। देखिए, आगा खान कप यह हॉकी से संबंधित है। आगा खान कप का दूसरा नाम बेटन कप है। इसका जो सेकंड नाम क्या है तो बेटन कप भी है, ये भी जरूर ध्यान रखें। हॉकी में पहला संगठित क्लब जो है ब्लैक हीथ एबे एंड क्लब है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। हॉकी का सर्वोच्च निकाय फेडरेशन डी हॉकी है, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में खेला गया था। इतना सारी जानकारी रखने का दोस्तों अब मतलब जरूरी नहीं है। टेनिस है, विश्व स्तर पर इसके 4 मुख्य आयोजन होते हैं, जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। टेनिस में आपका जो 4 मेन उसका होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम कहते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई में फ्रेंच ओपन। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन इस बार जो हुआ था उसका विजेता कौन है दोस्तों? तो राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर मेल में हम बात करें तो राफेल नडाल थी, और राफेल नडाल स्पेन के, और फीमेल में एस्ले बार्टी। उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन कभी भी जाती है, मेल में विजेता थे आपके राफेल नडाल थे और फीमेल में थी ईगा स्विएटेक। उसके बाद विम्बलडन हुआ था, उसका जो विजेता था सर्बिया का नोवाक जोकोविच, और फीमेल में थी एलिना रिबाकाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया की पहली महिला है जिसने विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट जीती थी। और हाल फिलहाल में दोस्तों आपका जो यूएस ओपन हुआ था उसमें कार्लोस अलकराज और जो ईगा स्विएटेक ने कप जीता था। ओके, तो ये सब ध्यान रखें आप। और 2 सप्ताह बाद लंदन में विम्बलडन, और सितंबर में अमेरिका में अमेरिकन ओपन, जो सितंबर में हुआ था अमेरिकन ओपन, जिसको यूएस ओपन भी कहा जाता है, आयोजित किया गया था। विम्बलडन घास के मैदान पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। विम्बलडन जो है आपके घास के मैदान पे खेला जाता है, और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन है तो विम्बलडन। फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों ये आपका जो है ये टेम्पल रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस किए। अभी हमने ब्लैक पैगोडा पढ़ के आया था कि नरसिंह देव फर्स्ट ने उसको बनाया था। ओके, उड़ीसा में था आपका ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर। यहाँ कंदरिया महादेव जरूर एग्जाम में पूछता है, ये सब क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना चाहिए। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपका ये खजुराहो में दोस्तों, खजुराहो में जो आपको मंदिर है उसमें एक बहुत बड़ा या कह सकते हैं अच्छा मंदिर कौन है तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। चंदेल शासकों ने बनाया था। किसने? चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। ओके, देखिए कंदरिया महादेव मंदिर जिसका अर्थ है गुफा का महान देवता। इसका अर्थ क्या है तो गुफा का महान देवता। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाए जाने वाला मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। सबसे ज़्यादा मतलब अलंकृत हिंदू मंदिर है। इसे भारत में मध्ययुगीन काल में संरक्षित मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरण में से जाना जाता है। खजुराहो का मंदिर जो है कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। कंदरिया महादेव मंदिर भारत में मध्ययुगीन काल से संरक्षित मंदिरों का सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। यह खजुराहो परिसर में मंदिरों के पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा हिस्सा जिसे चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था पंचायतन शैली में। गर्भगृह में विराजमान मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, इसलिए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्पर परियोजना किससे संबंधित है? स्पर, इससे पहले हम लोग एक और योजना देखा था दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हम किस योजना के बारे में कहे थे। पहला क्वेश्चन हमारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना। ओके, इस योजना से रिलेटेड था। वो आपका जो केंद्रीय योजना था ये है आपका बिहार का योजना है स्पर योजना। ये किससे संबंधित है? देखिए इसको,
इसका ऑप्शन आपका स्वास्थ्य है, गरीबी है, बैंकिंग है, नगर वित्त है। तो स्पर योजना जो है दोस्तों आपका नगर वित्त से संबंधित है। किससे? जो आपका जो अर्बन फाइनेंस है उससे रिलेटेड आपका स्पर योजना। शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम है आपका स्पर, शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम। स्पर एक 6 साल का साझेदारी कार्यक्रम 2008 से 14 है और अब बिहार सरकार शहरी विकास और आवास विभाग के माध्यम से और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग जो है DFID के बीच 1 और 2 साल के लिए विस्तार चरण पर है। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार में शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास में उनकी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए पुनर्जीवित करना है और सक्षम करना है। देखिए क्या उद्देश्य है, तो शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास में उनकी अपेक्षित भूमिका, जो अभी तक जो होना चाहिए था भूमिका, जो अपेक्षा किया गया था, उसको निभाने के लिए पुनर्जीवित करने का एक सक्षम योजना है। इसका उद्देश्य निजी निवेश के लिए परियोजना, शहरी स्थानीय निकायों को बेहतर आर्थिक आकर्षण के माध्यम से गरीबी में कमी लाना है। ओके, स्पर को 29 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जा रहा है, जिसमें बिहार राज्य में लगभग 60% शहरी आबादी रहती है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो स्पर योजना किससे रिलेटेड? आपका नगर वित्त से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित है? देखिए बिहार बजट है 2022-23 के लिए, इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित है? तो 76 करोड़ रुपये। किसमें? जो बिहार में है आपका कृषि सिंचाई के लिए 76 करोड़ रुपये इसमें आवंटित है। देखिए 2022-23 मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य उत्पाद जो आपका 7,45,310 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2022-23 में व्यय इतना है, जिसमें से 76 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवंटित किया गया। आपको बस ये डाटा याद रखना दोस्तों कि सिंचाई के लिए बिहार में कितना है, तो 76 करोड़ रुपया। ओके, और इससे पहले हम फाइनेंशियल जो आपका डेफिसिट पढ़े थे, राजकोषीय घाटा 6.4%, वो भी ध्यान रखें। डाटा जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट IFSR 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है? मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जो आपका फॉरेस्ट एरिया है? तो ये आपका है कहाँ पर दोस्तों? कैमूर में। कैमूर में फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दोस्तों, पहले तो इसकी बात कर ले, 1987 से ये रिपोर्ट आता है, प्रत्येक 2 साल पे आता है। ओके, और देहरादून से आता है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 1987 से आता है, देहरादून से आता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है। जो 2021 का लेटेस्ट रिपोर्ट है, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। ओके, एरिया वाइज दोस्तों ये बात हम अभी किए हैं, एरिया वाइज। यदि परसेंटेज वाइज हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर परसेंटेज वाइज? तो मिजोरम में। परसेंटेज वाइज पूछे तो मिजोरम में लेटेस्ट डाटा है, और सबसे कम तो हरियाणा में। ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा में। ओके, और अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में ग्रोथ कहाँ हुआ इंडिया में अगर पूछे तो वो हुआ आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ओके, ये तो हम इंडिया का डाटा बताएं। और हमारा क्वेश्चन जो था बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? तो कैमूर में। कहाँ दोस्तों? कैमूर में। जरूर इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? जो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो अली इमाम, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम या देवकी नंदन। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन है? तो देवकी नंदन थे। बिहार में साइमन कमीशन के जो बहिष्कार कर रहे थे वो कौन थे? देवकी नंदन। देखिए दोस्तों 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार पहुंचा। ओके, 1928 में तो साइमन कमीशन भारत भी आया था और 12 दिसंबर को बिहार पहुंचा। सर्वदलीय बैठक में जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे, आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। कौन थे? तो देवकी नंदन थे। ओके, और इसके बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सर अली इमाम थे। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मंडल आयोग, मंडल कमीशन के बारे में आप बार बार पढ़ते होंगे, चर्चा में रहता है ये हमेशा। मंडल आयोग की आधिकारिक तौर पे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मंडल आयोग को ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। सेकंड है आपका जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए आयोग। थर्ड है भारत में पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए आयोग। फोर्थ है समाज के वंचित वर्गों के लिए आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का आयोग। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या है? मंडल कमीशन। ऑलराइट, देखिए दोस्तों सही उत्तर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा आयोग है। मंडल आयोग की स्थापना 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत की गई थी।
1979 में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री उससे उनके समय में की गई थी। शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पर आधारित आरक्षण के लिए मानदंड था। इसका मापदंड क्या था? तो बेसिक था आपका शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से आधारित जो था। मंडल आयोग द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया गया था। अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा की। वीपी सिंह कौन? वीपी सिंह। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 70% आरक्षण को बरकरार रखा। ओके, 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% जो है और आरक्षण को इसमें बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकता, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या भारतीय संघ। तो 5 से 11 जो आपका दोस्तों ये भाग दो आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का भाग 2। इसमें क्या है? तो नागरिकता, सिटीजनशिप से रिलेटेड आपका अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक कर्तव्य आपका जो ये तो भाग 4A में है। भाग 4 में 36 से 51 तक आपका मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मौलिक अधिकार ये भाग थर्ड भाग में लिखा है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 1235 आर्टिकल 1235 है। और भारतीय संघ, भारत और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 में है, ये भाग 1 में है। ओके, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती है। यह ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया गया है। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता के प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। मतलब हमारे यहाँ डबल कह सकते हैं, डुअल जो सिटीजनशिप नहीं है दोस्तों। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, उसको प्रतिबंधित करता है, मतलब यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, फर्स्ट है कोई जन्म से, अगर यहीं पर जन्म होता है तो उसको नागरिकता मिल सकता है। वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा, क्षेत्र के समावेश से। ओके, और किस स्थिति में अपनी नागरिकता खो सकता है कोई? यदि स्वयं त्याग कर दें, समाप्ति द्वारा या अभाव द्वारा। ऑल राइट। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में परिभाषित किया गया है। मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, मूल संविधान में दोस्तों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ओके, 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में और अनुच्छेद 51A में, भाग 4A और अनुच्छेद 51, भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में उसको ऐड किया गया था, 11वां संविधान संशोधन में। ओके, भारतीय संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। चावल की पॉलिशिंग में किस विटामिन का क्षय होता है? जो पॉलिश्ड आप राइस परचेज करते होंगे, पॉलिश्ड राइस दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप उसको वॉश करते होंगे, देखते होंगे, उसमें से ऊपर पॉलिश निकलता है। संगमरमर का कहीं कहीं पर तो मार्बल का जो आपका बुरादा निकलता है, पाउडर निकलता है, उससे इसको पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश्ड चावल में किस विटामिन का क्षय हो जाता है या कौन से विटामिन की कमी होती है? जो पॉलिश्ड राइस होता है दोस्तों, उसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। आपका जो पॉलिश्ड राइस है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब चावल का उत्पादन किया जाता है और पॉलिश नहीं किया जाता है तो इसे ब्राउन राइस कहा जाता है। ओके, ब्राउन राइस जो भी आपका चावल का धान का खेती होता है और उसे जो बिना मतलब पॉलिश किया हुआ रहता है तो उसको हम ब्राउन राइस कहा जाता है। ब्राउन राइस विटामिन B1 से भरपूर होता है, वो विटामिन B1 से भरपूर होता है। जब ब्राउन राइस को पॉलिश किया जाता है तो चावल चोकर के माध्यम से विटामिन B1 सहित कई विटामिन और खनिज खो देता है। उसको जब पॉलिश किया जाता है तो B1 तो मतलब लॉस होता ही है, उसके अलावा कई सारा जो मिनरल्स उसके अंदर वो भी लॉस हो जाता है। विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहा जाता है, एक आवश्यक विटामिन है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। B1 की कमी से आपका बेरी रोग हो सकता है। कुछ विटामिन है उसके डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग होता है वो हम देखते हैं। विटामिन A जिसको हम रतौंधी, विटामिन A की कमी से आपका रतौंधी भी हो सकता है। रेटिनॉल, विटामिन A का नाम क्या है? उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन। मंदबुद्धि, त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट होता है इसमें। अनीमिया हो सकता है, मांसपेशी और तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती है। विटामिन C स्कर्बी, इसको दोस्तों स्कर्बिक एसिड भी कहते हैं। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है। सूखा रोग, इसमें आपका जो बच्चा है उसमें हड्डी कमजोर हो सकता है। ओके, विटामिन E इसको एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस कोहन रोग हो सकता है। और विटामिन K आपका जो ब्लड क्लॉट है, रक्त के थक्का जमने में
मतलब अगर किसी को विटामिन के की डिफिशियंसी है तो ब्लड क्लॉट उसमें डिले होगा, लेट से होगा। ओके, तो ये कुछ दोस्तों आपसे जनरल स्टडीज का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अक्सर इसी प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते होंगे। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन, यही ट्रेंड चल रहा है इन दिनों। तो जरूर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार का क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड हो या आपका और भी कोई किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। ओके, और आपको जरूर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पेपर 2 से रिलेटेड है, पेपर 2 रिलेटेड हो या पेपर 1 से रिलेटेड दोस्तों, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर 2 में हम टॉपिक वाइज भी कल ही आपको वाटर रीयूज रिक्लेमेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, और अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत रखिए। एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ तो है ही, सही से प्रिपेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।